बन गया आप तो ये भी कह सकते कि नहीं, सब पे केसेस हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। फिर एक शख्स आता है फिर अपनी मोनोपोली कर। दूसरी तरफ अगर बीजेपी बदलती भी, बड़े पार्टियां हैं वो आपको अपने क्षेत्र में दबा। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है एमसीजे मानू के डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास प्रोग्राम इजहार में। मैं आपके साथ शाहिद उमर। आज हम बात करेंगे बिहार के असेंबली इलेक्शन पे। बिहार के असेंबली इलेक्शन की बात करें तो लगातार वहाँ पे बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। हालांकि बिहार इलेक्शन की बात की जाए तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। पहले फेज में 6 नवंबर को, तो दूसरे फेज में 11 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और नतीजा 14 नवंबर को आएगा। लेकिन इसी के बीच लगातार बिहार में खींचातानी का दौर जारी है, जहाँ एक तरफ एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े नेता रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से भी लगातार वहां पे रैलियां और बाजी का दौर जारी है। वहीं अगर हम बात करें बिहार इलेक्शन में तो वक्त रहते इंडिया अलायंस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन इसी के बाद एनडीए की तरफ से इस पर कटाक्ष शुरू हो गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो उसमें शुरू में देखा गया कि कैसे टिकट बंटवारा को लेकर तमाम तरह की बातें की गई। इसी के साथ अगर हम बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे की लेकर बात करें तो इंडिया अलायंस ने साफ तौर पे कह दिया कि हमारे तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। लेकिन जहां डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ उसके बाद से बिहार में एक और सियासत तेज हो गई और लगातार ये सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया गया कि आखिरकार अल्पसंख्यक क्यों नहीं। इसको लेकर एनडीए ने भी इंडिया पे कटाक्ष करने शुरू किए। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने यह कहा कि आप थोड़ा संयम रखिए। लेकिन तमाम बिहार के दावे और वादों के बीच इस वक्त हम बिहार की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार का जो असेंबली चुनाव है उसमें खास एजेंडा क्या रहेगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जो वोटर है उनको सबसे ज़्यादा कोई पार्टी अपने तरफ खींच सकती है। और जिस तरह से अभी हर पॉलिटिकल पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, क्या सच में बिहार की जनता के लिए वो बेहतर है। इस वक्त हमारे साथ बिहार पे बात करने के लिए हमारे खास मेहमान बाबर मौजूद है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे रहेगा और किस किस सियासत पे सबसे ज़्यादा पकड़ होगी। और राजधानी पटना की बात करें तो वो गद्दी किस पार्टी को मिलने वाली है। बाबर, आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम इजहार में। बिहार की अगर बात करें बाबर तो आप ये बताएं कि बिहार में इस बार का सबसे मेन फैक्टर क्या रहेगा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जनता सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करेगी और उस मुद्दे पे कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना सकती है। शाहिद जी आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं आपको बताऊं बिहार की गद्दी बहुत अजीब है। जब एक सरकार आती है, आना होता है, हमेशा एजेंडा लाती है कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, हम पलायन का ख्याल रखेंगे, महिलाओं को सुरक्षा पे बात करेंगे। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी जब से मैं बिहार में रहा हूँ या फिर सोच रहा हूँ पॉलिटिक पे, जब से बिहार इलेक्शन हो रहा है हर कोई यही बात, हम रोज़गार देंगे, पलायन का ख्याल रखेंगे, कर कुछ नहीं रहे। अब सरकार जो अभी बनी हुई है बीजेपी की, वो भी बार बार कह रही है रोज़गार देंगे। इसका मतलब क्या, पहले की सरकार आपकी नाकाम रही है तो फिर इसका मतलब अगर इस चीज़ को आपको कार्यकर्ता को एहसास हो आपको वोट नहीं करेंगे। दूसरी बात जो बिहार में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है वो है कास्ट सिस्टम। अब देखें चाहे वो जादव हों या यादव हों या फिर छोटी जात हो या कुमार हो, ये सब जात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं जिस साइड से आता हूँ सीमांचल से, वहाँ पे जैसे आप बात करें किसको वोट देंगे तो आप किससे हैं, यादव से, हाँ मैं तो आपको वोट दूंगा। तो ऐसा नहीं होता। बिहार में वही जीतेगा जो महिलाओं पे बात करेगा, उनके लिए कुछ करके दिखाएगा। नीतीश ने 2016 में उन्होंने शराबबंदी करके दिखाया तो उनको वोट मिला। अब उम्मीद है कि अगर वो कुछ ऐसा कर जाएं, खेल जाएं कार्ड, तो फिर उनको मिलने के चांसेस है। खैर सवाल हम अभी आगे और भी लेंगे, लेकिन पहले ही आपने कास्ट की बात छेड़ दी है जी। तो क्या आपको लगता है कि कास्ट बिहार में कोई बड़ा फैक्टर नहीं है? फैक्टर है, होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए कहीं भी। तो अगर ठीक है नहीं होना चाहिए फिर इसलिए, लेकिन इसलिए बन गया। आप ईबीसी और ओबीसी को देखें, अभी कास्ट सेंसस जो हुआ, इनका मानना ये है कि हमारे लोग आए, इसलिए कि जब आप जितनी पॉलिटिकल पार्टी देखें उनको जो नेतागण हैं या फिर उनके प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरी हैं, सब बड़े जात से हैं। लेकिन फिर जब वो छोटे जात जो होते हैं, जो बैकवर्ड होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि हम तो मार्जिनाइज हो रहे हैं। फिर उनमें ताना दिया जाता है कि तुम रेडिकलाइज हो, क्यों हर वक्त पॉलिटिसाइज कर रहे हो हर चीज़ को तुम। फिर उन्हें चाहते हैं कि हमारे लोग आएँ। इस तरह कास्ट सेंसस मैटर कर रहा है। देखिए बात ये है, कैपेबिलिटी हर किसी के पास होनी चाहिए। और अक्सर नेता देखेंगे आपको क्या लग रहा है, सब पे केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, मगर बन रहे हैं। मगर मेरा ये कहना डिप्टी सीएम, बिहार में सब पे क्रिमिनल केस नहीं है, सब पे नहीं है, कुछ फीसद पे हैं। मगर जो सीएम आ रहा है उससे हम इसलिए मुस्लिम की कभी कभी बात करते हैं कि मुस्लिम देखिए डेमोक्रेसी है ना, सबको साथ में लेकर चलने का नाम है। ऐसा नहीं कि आप एक समुदाय को लें दूसरे को छोड़ दें।
तो सबका हक मिलना चाहिए ना, इसलिए हम इसकी लेकिन बात पे आपने करते जो हैं। कास्ट की बात की कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी एक बिहार में एक ऐसा तबका है जो दबा हुआ है, तो क्या आपको लगता नहीं कि नहीं कास्ट जो सेंसस कराया गया या फिर इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं लगातार उनको दाबते आ रहे हैं, तो ये एक चीज़ें सही हैं और अक्सर बिहार में ये फैक्टर माना जाता है कि इसके ज़रिए सियासत की जो गद्दी पलटती है, सियासत जो है बिहार में वो लगातार उलटफेर होती रहती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, कास्ट के बिना पे सियासत उलटफेर हो रही है, ये रहा है, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना है कि अगर हम जा भी रहे हैं तो किसी एक समुदाय को बार बार अभी आपने कहा कि बिहार में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे किसी भी सीट की बात करें तो एक ही पद पे किसी एक इंसान को बार बार नहीं होना चाहिए, मतलब बदलने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे यानी नीतीश कुमार को इस वक्त बदलने की? देखिए साजिद जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, नीतीश कुमार साहब 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या बिहार में नौजवान नहीं हैं जिन्हें नए फेसेस की ज़रूरत हो? आप अपने पार्टी से लेकर आए कोई दूसरे नौजवान, चले आप कुमार थे, बहुत अच्छी बात है, आप बैकवर्ड से आपको पद मिला, आप अपने पार्टी के दूसरे लोगों को लेकर आए, आप एक चेहरे को रखेंगे तो कल्ट बन जाएगा, जो सही नहीं डेमोक्रेसी। लेकिन नीतीश कुमार के भी आपने फेस बदलने की बात की, तो अगर एनडीए उनके फेस को बदलती है तो लगातार उस पर इंडिया अलायंस, खुद तेजस्वी यादव और जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं सेम फेस वही होना चाहिए, तो फिर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये गलत है, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहें फिर बार बार वही फेस की बात कर रहे हैं। अब लालू यादव के बेटे की आने की ज़रूरत, क्या ज़रूरत है उनको? वो तो यूथ हैं। यूथ से क्या मतलब, लेकिन एक ही घर से बार बार उनके पापा रह चुके, उनके अम्मी रह चुके हैं, फिर उनका बेटा भी आ रहा है, ये कौन सी बात हुई भाई? बिहार में इतने नौजवान हैं, वो दर दर भटक रहे हैं, आप उन्हें तो लाइए, जो आपके पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप उनको लेकर आइए, एक ही शख्स को बार बार, ये सही नहीं है पॉलिटिक्स। अभी आपने कहा कि एक ही चेहरे को या फिर मतलब साफ तौर पे बात करें खानदानी सियासत की बात करें, तो सम्राट चौधरी की भी जो पुरानी पॉलिटिकल जो उनकी फ्यूचर रहा है, खुद वो भी अपने फादर के जरिए आज इस वक्त डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और भी हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, बीजेपी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने जो उनके फादर हैं उनके जरिए वो पॉलिटिकल पार्टी में, तो हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग हैं, फिर तेजस्वी यादव की बात क्यों? देखिए मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सच तो यही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आरजेडी हो या जेडी हो, इन सबको फेसेस बदलने की जरूरत है। जैसे आपने देखा कि कांग्रेस ने अपने प्रेसिडेंट चेंज किया, ये उनकी अच्छी पॉजिटिव स्टेप थी, उम्मीद करता हूँ कि दीगर पार्टी भी करने की ज़रूरत है, ये कल्ट ना बने, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। बिहार में प्रशांत किशोर की जो अभी लगातार कोशिश है, वो बार बार बिहार की जो सियासत में, अगर हम जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो क्रिमिनल हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, या फिर उनका ये कहना है कि हमने पैदल मार्च किया है, हमने ज़मीनी स्तर पर समझा है कि यहाँ पे इश्यूज क्या है, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की जो कोशिश है वो इस बार सफल होगी? देखिए चांसेस बहुत कम है, हाँ वो फैक्टर जरूर कर सकता है कि जो छोटी पार्टियाँ होती हैं ना ग्राउंड पे, वो दूसरे का वोट बहुत अच्छे से काटती है। मैं किसी पे साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सच यही है। देखिए एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, बीच में प्रशांत किशोर, ये क्या करेंगे, इन दोनों वोट काटेंगे तो हो सकता है आगे निकल जाए, लेकिन ये अब ये कहेंगे कि डायरेक्ट वो कुर्सी पे आ जाएंगे, ये अभी मुमकिन नहीं लग रहा, मेरा मानना है। मतलब आपके कहने के हिसाब से प्रशांत किशोर इस वक्त वोट कटवा है? वोट कटवा, देखिए अब फिर ऐसे सब पे इल्ज़ाम आ जाएगा, फिर बीजेपी के नहीं कांग्रेस है, कांग्रेस की ना आरजेडी है, फिर आपको पता है कि नई पार्टी आई है हैदराबाद की बहुत फेमस है अवैसी मीम पार्टी, तो इसका मतलब ये नहीं है हर किसी को हक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटी पार्टियाँ हैं ये बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करके लड़े, जो ज़्यादा फेवर में रहेगी इनकी। अभी आपने बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी की जो तुलना किया कि अलायंस करके लड़े, लेकिन कहा जाता है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वही ज़्यादा अपने राज्यों में काम करती हैं, अगर वो काम बेहतर कर रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरत है बड़े अलायंस में शामिल होने के लिए? क्योंकि बार बार एक आरोप ये भी बीजेपी लगते रहा है कि वो अपनी पार्टी की वजह से जो रीजनल पार्टी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। मेरा मानना है कि जब इनकी अलायंस होगी तो जो रीजनल पार्टी होगी जब वो सत्ता में रहेगी, अगर सेंटर के साथ उनका संबंध अच्छा हो तो हमें फेवर ज़्यादा मिल सकता है, चाहे उनकी बजट में हो या फिर देगर अगर हमें पर रिजर्वेशन चाहिए तो ये फ़ायदे में होता है। और जो बदकिस्मती है ना, जो मैं बिहार में देख रहा हूँ, जो नौजवान हैं उनकी माइंडसेट भी वही है, जैसे नेता आए चिल्लाने लगे, जय जयकार करने लगे, फिर इलेक्शन के बाद अपने वोट पे पहरा तो दें, आप डिमांड तो करें कि आपने जो एजेंडा हमें दिया था वो कोई मांगते ही नहीं है, ये क्या मामला है? नीतीश कुमार तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने मतलब आप बिहार के किसी भी कोने में रहो, राजधानी यानी पटना आप मात्र 5 से 6 घंटे के रफ्तार घंटों में आप पहुंच सकते हैं। तो एनडीए की तरफ से तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमने काम किया है, हम बिजली लगातार हम दे रहे हैं, सड़कें सही हो गई हैं, आजकल पेड़ पौधों की जो लगातार ये शिकायतें आती थी बारिश में गिरना, तो तमाम चीज़ें सही कर ली गई हैं, तो लगातार एनडीए तो ये दावा कर ही रही है। पता नहीं आप कहाँ देख के बता रहे हैं, मुझे अब तक तो नहीं दिखा।
ऐसा नहीं कि अब पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है, कोई अगर दिल्ली से 1 घंटे में पहुंच जाए तो तरक्की नहीं है। अब जब लोगों को रोज़गार ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा? क्या पता कि आप अपने लोग जाके बैठा दें एयरपोर्ट के चारों तरफ, कुछ सिलेक्टेड हो आपके बाहर से। फिर आप बता रहे हैं बिजली की बात, आप बताइए कितनी देर बिजली रहती है? मैं बता रहा हूँ कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बिजली मुश्किल से 15 घंटा रह रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब रहा तो एक दौर था जब लालू यादव के समय में बिजली मुश्किल से 5 से 6 घंटे मिलना मुश्किल था। अगर इस वक्त आपको बिजली 15 से 20 घंटे मिल रही है तो कहीं ना कहीं तो एनडीए की कामयाबी है। नहीं, हो सकता है कुछ रिफॉर्म्स की हो, पार्टी को कुछ करना होता ना दिखाने के लिए आवाम को, लेकिन मेरा मानना है कि आप जितना दावा कर रहे थे उस पर पूरा उतर के दिखाइए, चाहे एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो। दिक्कत यहाँ पे है कि वो अपनी बात को मुकम्मल पूरी करते तो है नहीं। अब मैं बता रहा हूँ बिजली की बात कर रहे हैं, उस वक्त नीड कम रही होगी, लेकिन अब नीड ज़्यादा है टेक्नोलॉजी की वजह से, जो हमारा डिमांड बढ़ चुका है ना। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है। उनका जो अभी मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। क्या लगता है कि ये जो उनका एजेंडा है या फिर इन्होंने जो लॉबी फेंकी है वो काम करेगा ज़्यादा वोटों पे? मेरा मानना है ये लॉबी जो बिलो द पॉवर्टी है उनके लिए सही है। अगर आप बड़े लोगों को, नेता को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो फिर क्या फ़ायदा? अब रही दूसरी बात, तो आम जनता सबके लिए ना, सिर्फ नेताओं के लिए तो है नहीं। नहीं तो आम जनता अब बहुत सारे होते हैं ना, उसमें आप फिक्स कर दें कि हम बिलो द प्योरिटी जो है उन्हीं को देंगे हम। चलिए अगर आप दे भी दिए तो क्या भला हो जाए, कितने पैसे बच जाएंगे? अब तो रखते ही बिजली के यूनिट के बिल 12-13 रुपये, और लोगों में उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो ही जाता है। तो सरकार एनडीए में नीतीश कुमार चला रहा है तो फिर आप तेजस्वी यादव पे कैसे कह सकते हैं नहीं बिजली का जो बिल है उन्होंने ज़्यादा किया है? जो पार्टी आती है ना वो करती रहती है, कभी इधर कम कभी इधर ज़्यादा। चलिए ठीक है, मान लेता हूँ अगर आप बिजली का बिल कम भी कर दें, क्या पता दूसरी चीज़ में आप उसका बिल बढ़ा दें। वही तो होगा जो ऐसे, मतलब उस इंसान के अंदर ये चीज़, ये खासियत होनी चाहिए कि हमारे फेवर में यही बेहतर हो सकता है, कुछ तो ऐसा होगा। मेरा मानना है ना, जो पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चले, वो फ़र्क ना करे कि तुम इस जात से हो, तुम इस रिलीजन से हो, या तुम उसको नहीं मानते हो, या तुम मैं कल्ट बन जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे एनडीए आए या फिर इंडिया अलायंस आए, इन्हें काम करना जो एजेंडा दिया हो। देखो पलायन जब सबसे बड़ी वजह है बिहार की प्रॉब्लम है। आप देखें, आप दिल्ली गए होंगे, कर्नाटक गए होंगे, हैदराबाद में हैं, आप 10 में से 2 बिहारी मिल जाते होंगे आपको। क्या कर रहे हैं? तो वर्कर। आप बिहार के एक हब बना चुके हैं, वर्कर का एक फैक्ट्री बना चुके हैं। आप इसको चेंज तो करें, कुछ रिफॉर्म्स तो करें। इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? ये देखिए, कहते हैं ना कि रोटी एक हाथ से नहीं बनती है। हम वोट देते हैं उनकी बात से, जो कहते हैं कि हम आपको लगे रोज़गार देंगे, बिजली देंगे, फिर होता क्या बाद में देते ही हम चले जाते बाहर। फिर जो कार्यकर्ता रहते हैं वो सवाल नहीं करते अपने नेता से। अभी जो आपने कहा कि जो बिहार के निवासी हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर कमाने को मजबूर है, तो इसके पीछे क्या असल वजह रही और आप इसकी जो नाकामयाबी है किस गवर्नमेंट में बताना चाहेंगे, या फिर क्या इस मामले में एनडीए सरकार पूरी तरीके से फेलियर रही? हाँ, फेलियर है, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो फेलियर नहीं थे तो फिर जीएसटी हटाएगी सेंटर से। अब फिर बिहार को अगर लग रहा है पहले कि बिहार तरक्की किया था, तो आपने सबसे ज़्यादा बजट बिहार को क्यों दिया? सवाल ये भी तो बनता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी दिया बजट ज़्यादा। हाँ, तो क्या पता अलायंस की वजह से दिया हो ना। आप ये भी तो सोचिए, उनकी पार्टी को फेवर भी तो कर रही है। अभी आपने जो पलायन की बात की, देखा गया है कि स्टार्टिंग में भी जब राजद की गवर्नमेंट थी, जब तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम में रहे, उस वक्त भी पलायन ज़्यादा होता आ रहा है, कोई पहली बार नहीं है। तो क्या सिर्फ एनडीए पे दोष मढ़ना सही? अगर स्टार्टिंग में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बिहार में सत्ता संभाली, काम किया, उस वक्त से सिचुएशन अगर उन्होंने संभाली होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपको ऐसा लगता है? आपने बात अच्छी की, मैं एक बात बताऊं आपको। हम अक्सर उस पर बात करते हैं और उनको क्वेश्चन करते हैं जो गवर्नमेंट पे होते हैं, इसलिए कि सब कुछ उन्हें रन करना होता है ना। अब जॉब भी उन्हें देना है। हाँ, अगर जब फिर लालू यादव की पार्टी आएंगे, फिर उनसे हम सवाल करेंगे कि आपने जो एजेंडा दिया था कि 200 यूनिट बिजली, फिर रोजगार, फिर नौजवानों को चाहेंगे अपने बिहार में ही काम करें, तब फिर मुझे सवाल करेंगे। अब तो विपक्ष में है ना। आज सिवान के दौरे पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने उस दौरे में बगैर किसी का नाम लिए शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा पे तंज कसा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी छवि पता है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार इलेक्शन में ये सब मुद्दे बन सकते हैं और इससे जो वोट है वो डाइवर्ट हो सकता है? हाँ, जो एक इंडियन पॉलिटिक्स रही ना, कास्ट से लेके आपका रिलीजन, ये बड़ा फैक्टर है। आप रिलीजन पे जो खेल खेला जा रहा है ना, कि देखे आप ओसामा के बेटे को टिकट क्यों दे रहे हैं, अब ये सवाल तो खुद से करना चाहिए। उनकी बहुत सारी पार्टियों के लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख ले, यूपी में उनसे आए हुए हैं, ऊपर से उनको तो लाया गया ना योगी। ये एक बहुत बड़ा फेस है योगी साहब का। वो एक जो उनकी रीजनल जिनकी जो आइडिया रही है, एजेंडा,
धर्म पे बात करना वो बहुत बड़े फेस हैं, इसलिए उनको लाया गया है। तो वो एक बस ये एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि ओसामा को, भाई वो आप शहाबुद्दीन को जो बात की ना पहले से रहा है सिवान में, अब रहा है कि हाँ एक ही खानदान पे, तो ये अलग डिस्कशन है। नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर जिस तरह से लगातार बीजेपी उनके फेस पे इलेक्शन लड़ी, क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार इस वक्त सीएम फेस नहीं होते तो इसका असर बीजेपी यानी एनडीए अलायंस के जितने घटक दल हैं उन पर असर होता है इस पर? हाँ बिल्कुल असर होता है। जो नीतीश जी का जो चेहरा बनाया ना, तो 2016 से उन्होंने शराबबंदी की है, इसमें महिलाओं को एक राह दिखा दिया है कि वो पॉलिटिक्स पे अपना किंग मेकर बन जाए। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो शायद उनका छवि आज वो नहीं होता जो पहले था या फिर जो आज होने जा रहा है। उनकी जो वोट मिलेगी नीतीश के चेहरे पे, इसलिए बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है बिहार में मेरे नज़र में, तो और है भी तो वो फैक्टर उतना बड़ा नहीं है कि वो अकेले पूरा सीएम शिप को लेकर आ जाए। लेकिन बिहार में शराबबंदी की जो अभी आपने बात की, प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में नाम का शराब बंद है लेकिन पर्दे के पीछे शराब बड़े पैमाने पे बड़े कीमत में बेची जा रही है, और हमारी सरकार आती है तो शराब को हम बंद कर देंगे। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की जो बात है उसमें कोई सच्चाई है और वो सच में पूरा हो पाएगा? हाँ, मैं इस बात पे एग्री करूँगा, इसलिए कि जो बिहार के जो मैं दो स्टेट की बात करूँगा, एक कटिहार और दूसरा मालदा डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में आता है, दोनों की बॉर्डर लगता है। जो लाभा इलाका है, वो स्टेशन है वहाँ पे लाभा जंक्शन, वहाँ पे जो बिहार के लोग होते हैं वो कुमेदपुर चले जाते हैं, किस लिए? शराब पीने के लिए। हाँ, ट्रैक्टर के ट्रॉली पे बालू के अंदर शराब रख के लाया जा रहा है। अब चले किशनगंज की बात करता हूँ, वहाँ के लोग या फिर दूसरे स्टेट के लोग नेपाल चले जाते हैं, पार्सल करते हैं उनको खुफिया तरीके से। ये बात काफ़ी हद तक सही है। जो वहाँ पे कुछ छोटे जातियाँ हैं वो शराब इंपोर्ट भी कर रहे हैं बंगाल से, ये हमें भी पता है इस बारे में। अभी आपने कहा कि बिहार में शराब बंद है और यही वजह है कि महिला या फिर नीतीश कुमार की अलग फेस बनी है, फिर अभी आप कह रहे हैं कि नहीं बिहार में शराब बिक रहा, तो फिर शराब बिहार में बंदी है कहाँ? वो कागज़ पे बंद है ना, और जो अब ग्राउंड पे देखें तो अंदर अंदर से सब काम हो रहा है, सब पी के आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोग चले भी जाते हैं 30-30 किलोमीटर कार लेके, पी के आते हैं, फिर वही हरकत होती है, अपनी बीवियों को मारना, फिर सुनते हम डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई कत्ल, यही सब। तो बिहार में क्या लगता है, जैसे प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अगर बिहार में शराब खुल गई तो वहाँ पे जो कीमतें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, जो महंगाई वो नहीं रहेगी, तो क्या शराब बिहार में सच में बंद करना ही सही है? बिहार में शराब को ओपनली बेचना चाहिए? अगर प्रशांत किशोर के यही इकोनॉमिक्स आइडिया है तो भाई मैं तो हैरान हूँ। इसका मतलब पूरा यूरोप शराब पे तरक्की किया है। अब पूरे आप ये हैदराबाद ले लें, दिल्ली ले, इसका मतलब शराब पी के उनकी इकोनॉमी मजबूत हो गई है। पता नहीं कहाँ से लाते हैं, मुझे तो नहीं पता कहाँ से। MIM अगर हम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की बात करें, वो भी बिहार में जीत की ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि MIM जिस तरह से कल उन्होंने बिहार में दौरा किया तो उनकी एक अलग भूमिका हो सकती है, और क्या वो भी सरकार बनाने में कुछ रोल अदा कर सकते हैं? मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूँगा कि सरकार बना दे कुछ, लेकिन वो वोट पे असर करेंगे, इंडिया का हो या एनडीए का। मसलन आप समझ लीजिए वो सीमांचल में खड़े हुए हैं या पूर्णिया में खड़े हो रहे हैं, जो कांग्रेस की इनकी वोट मिली होगी या आरजेडी का, जेडीयू का, तो क्या करेंगे? मुस्लिम वोट को काट लेंगे। काट लेंगे क्या मतलब? अपने हक जहाँ तक अपनी नैरेटिव बिल्डिंग कर सकेंगे उनको वोट मिलेगा। क्या वो सिर्फ मुस्लिमों वोटों को काटेंगे? नहीं, देखे जो इम्प्रेशन जब तक है उनकी मीडिया में, सोशल मीडिया में जो लोग बात करते हैं मुस्लिम, अभी हम ढाका की बात करें तो उनके नॉन मुस्लिम मेंबर भी हैं, तो हो सकता है कुछ इस बार नया खेल जाए वो। नहीं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि अवैसी को मुस्लिम को वोट मिल सकते हैं, उन्होंने ढाका विधानसभा से राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया जी। हालांकि राणा रणजीत सिंह की बात करें तो उनके फैमिली के खुद मेंबर बीजेपी में शामिल हैं, तो क्या अवैसी की एक ये चाल भी हो सकती है कि हम ऐसे बड़े फैक्टर को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पार्टी पे छवि बनी हुई है कि हम सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेते हैं, तो उस पैमानों को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि इस बार जो हिंदू वोटर है वो भी MIM को वोट करेंगे। हालांकि ऐसा ऑपोजिशन आरोप लगाती है, हमारा ऐसा कोई आरोप नहीं है कि सिर्फ MIM को मुस्लिम ही वोट करती है। देखिए, मेरा मानना है ना, उन्होंने एक कार्ड खेला है उनकी, जैसे कहा रणजीत सिंह के फैमिली बीजेपी में। और दूसरी बात बताऊं, जब पॉलिटिक्स है ना, मफाहमत का नाम होता है। अगर आप ये समझेंगे दुश्मनी है कि नहीं तुम्हारा बीवी क्यों उस पार्टी में, तुम्हारा बेटा क्यों उस पार्टी में, तो ऐसा नहीं होता है। मिल के चलना होता है। हो सकता है कि उनकी कोई चाल हो सकता है ढाका में जीत जाए, लेकिन और किशनगंज में शायद कुछ मार खा जाए। जैसे आपने देखा उनके 4 पहले विधायक टूट चुके थे, क्या पता नेक्स्ट टाइम फिर टूट जाए। अगर बिहार में सीटें कम आती हैं इंडिया अलायंस के पास यानी आरजेडी और कांग्रेस के पास, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर उनको सीएम बना दिया जाए, तो ये कितना सही होगा? देखिए, जो नीतीश जी का जो रोल रहा हमेशा इधर पलटना कहीं उधर पलटना, कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि उन्होंने फिर लालू यादव की पार्टी के साथ मिल के सत्ता बना लिया।
उनका कोई गारंटी नहीं है, उनको जिधर फेवर मिले उधर चले नीतीश जाएंगे। कुमार तो बार बार ये दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में, यही वजह है कि दिन दहाड़े अब गोलियां नहीं चल रही है। ये तो पहले तो कोई अधिकारी भी हो उसको भी दिन दहाड़े लोग मार देते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करो तो नीतीश कुमार एनडीए तो लगातार ये दावा करिए हमारे हाथ में है। हाँ, एक ज़माने में रहा है कि खुलेआम गोली, लेकिन अभी भी तो हुआ ना। अब कैपिटल में जब गोली चल सकता है, क्या पता बहुत सारे केसेस ऐसे ना हो जो हमारे सामने ना आ रहा हो। गाँव घर में होता ही है, चले गोली नहीं, क्या पता कोई पत्थर उठा के मार दे रहा हो, कुछ लोहा उठा के मार दे रहा हो, वो भी तो हो सकता है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके हाथ में होती तो सबसे ज़्यादा आप किस टॉपिक पे, किस इशूज़ पे बिहार की बात करते हैं? देखिए, अब तो आप मुझे सियासत पर लाने की बात कर दिए। शायद जी बताओ, मैं एक बिहारी हूँ, तो मुझे एहसास है कि मैं जब बिहार से निकलता हूँ ना, जो मैं देखता हूँ लोगों की कंडीशन ट्रेन पे, कि वो लोग ऐसा नहीं कि कुछ जॉब करने जा रहे हैं, वो वर्कर जनरल डिब्बे में बैठ के जाते हैं, कभी कभी स्लीपर में आके फुटपाथ पे सोते हैं। बड़ा अजीब लगता है। मेरा तो सबसे पहला काम होगा ना ये कि एक सोसाइटी में रिफॉर्म ऐसा लाया जाए, सब सरकार के अंदर से, ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जहाँ पे यूथ को जॉब भी मिले, कंपनियाँ भी आएँ। जो बाढ़ का इलाका है, खास करके आपका पूर्णिया, कटिहार, आपका किशनगंज, यहाँ पे लोग परेशान हैं। अब उनको कुछ इंतजाम करना है। क्या और कहीं बाढ़ नहीं आता है? मुझे ये भी देखना है कि जो महिलाओं का सुरक्षा की मामला है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना है मुझे। बहुत सारी समस्या, मैं क्या बताऊँ मैं। नहीं, अभी आपने जो फैक्ट्री की बात की, कहा एनडीए तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार से सटे जो सीमा है वहाँ पे कुछ समुद्र नहीं गुजरती और यही वजह है कि वहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लेकर जा रही है। लेकिन जिस तरह से कई सालों तक लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार की सियासत पे उनकी कमान रही, तो उस वक्त शायद अगर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाए होते, अगर अप्रोच भी किए होते, तो शायद इस वक्त बिहार में कुछ ना कुछ फैक्ट्रियाँ दिख जाती। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, दिख जाती, पर पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं किया। अब मैं हूँ, उसके ज़माने में तो था नहीं, मैं 2003 का पैदाइश हूँ। अब मैं जो गवर्नमेंट देखूँगा उससे सवाल करूँगा। मेरा हक यही है कि जो मेरे पास है उससे सवाल करूँ। अब रहा कि फैक्ट्रीज़, ये सरकार की नीयत पर डिपेंड करता है। आपको बताऊँ, मैं जब अमेठी, जब पटना आया कि हमको अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना है, तो सरकार एक बिल्डिंग दे रही है, ज़मीन नहीं दे रही है। अब बजट तो लेके आ रहे हैं बैग भर के। अभी आपने पलायन का जो जिक्र किया, इस एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा रहे हैं, मजबूर हैं काम करने के लिए, उसका जिक्र किया। तो अगर सच में ये मुद्दे हैं और इस मुद्दे को जनता अच्छे से समझ रही है, तो फिर 2020 नीतीश कुमार क्यों जीते? 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत जाती है, बिहार में 6 खासी सीटें आती हैं। 2024 में भी एनडीए को अच्छे लोगों ने समर्थन दिया है। तो क्या लगता है कि अगर सच में ये इशू है तो फिर एनडीए लगातार बार बार क्यों जीत रही है? जो एक सोसाइटी को जो डार्क माइंडसेट रही ना, वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। जब इनका पॉलिटिक्स उठा के देखेंगे, एजेंडा जो भी दे, उन जब भाषण देंगे तो वही कि तुम हिंदू हो तो तुम मुस्लिम हो। फिर देखेंगे कि वो कास्ट की बात करते हैं। तो बिहार में मैं देख रहा हूँ ना, बिहार में कास्ट बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोकल लोग हैं, एजुकेशन तो नहीं है ना, मतलब अब ऊपर में है एजुकेशन, वो लोग बाहर चले जाते हैं रहने के लिए, उधर सेटल हो जाते हैं। अब गांव घर के लोकल को पूछेंगे कोई, तो किसको वोट दोगे? वो जो हमारे कुमार साहब है ना, उसको वोट दूंगा। वो जो हमारे यादव साहब है, उसको वोट दूंगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये जो अभी आपने कास्ट एलिगेशन लगाया वो तो हर पार्टियां कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक फैक्टर है ना, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में जो यादव का सबसे ज़्यादा जो तबका है वो तेजस्वी यादव को वोट देता है। और भी जो पॉलिटिकल पार्टी की जो कास्ट पर हम बात करें, सभी लोग कास्ट पे सियासत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका क्या नीचे हो सकता है? इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखा, आपने ये बड़ा टफ क्वेश्चन किया है, जो मेरा ख्याल है कि अगर इसको ख़त्म भी करना हो ना, तो एक टाइम लग सकता है अच्छा खासा। जैसे कि हमें करना है कि जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है ना, आवाम तक उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक इक्वलिटी हो। ऐसा नहीं है कि तुम यादव हो तो तुम्हें मैं एसएचओ बना दूंगा, अगर तुमको प्रमोशन देगा मैं सेक्रेटरी लगा दूंगा कैबिनेट का, या तुम चीफ सेक्रेटरी लगा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें, ओबीसी और ईबीसी बहुत ज़्यादा है, इनका एजुकेशन रेशियो देखें ना, इनका इनकम देखें कितनी कम है। इनके लिए आप अपॉर्चुनिटी लाए को अपने पैर पे खड़ा होकर कुछ कर सके। फिर आपको ज़रूरत नहीं सब करने की कि आप कास्ट पे वोट मांगे या धर्म पे वोट मांगे। चलते चलते एक से दो और सवाल ले लेते हैं जी। कि बिहार में कहा जाता है पासवान मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जी। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर काम क्यों किया? क्योंकि हम ऐसा सवाल इसलिए कर रहे हैं कि अभी लगातार बिहार में ये बात हो रही है कि आप डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम को नहीं बना रहे। आरजेडी पे ये आरोप एनडीए लगा रही है, एनडीए पे आरजेडी इंडिया अलायंस ये आरोप लगा रही है कि आप तो किसी को टिकट भी नहीं देते हैं। जैसे बीजेपी की अगर बात करें, एनडीए में नीतीश कुमार ने कुछ लोगों को टिकट दिया है, तो क्या लगता है कि ये जो चीज़ है कैसे इसको बदल सकती है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात की आपने लास्ट में।
मैं बताऊं, बीजेपी के गवर्नमेंट में अभी कोई भी मिनिस्टर्स नहीं है, खासकर सेंट्रल में। मुझे डर जो है ना इस बात का है कि कहीं हिंदुस्तान जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कहा जाता है, कल को एथनोक्रेटिक डेमोक्रेसी ना हो जाए। अब मैं एक बात बताऊं, बिहार की बात, हाँ मुसलमानों का हक है, वही वोट करें, वो भी जीत के लाए। मेरा मानना है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग हो, रिकन्सिलेशन हो पार्टियों के बीच, कि नहीं देखे हम उनका वोट लेते हैं ना, जब उनके हक की बात आते हैं तो हम चुप रह जाते हैं। ऐसा ही लेकिन होना वो चाहिए। तो टिकट दे रहे हैं, लेकिन फिर आप ही को लोग उनको जिताकर संसद में नहीं भेज रहे हैं, विधानसभा में नहीं भेज रहे, ऐसा खुद पार्टी आरोप लगाती है। जब मुकेश सहनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में यानी हमारे पास तो वैसा कोई उम्मीदवार दिखा ही नहीं जो हम जिसको टिकट दें। मेरा एक सवाल और भी है, क्या मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र में खड़ा किया जाए? क्या यही डेमोक्रेसी है? सब चलने की बात है तो हिंदू क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ भी खड़ा किया जाए ना, ताकि आवाम को एक मैसेज जाए कि आप वाकई दिल से दे रहे हैं। तो फिर जहाँ पे हिंदू को संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे किसी मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया जा रहा है, तो फिर आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने जानबूझ कर वहाँ टिकट दिया क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम संख्या है नहीं, तो हमारे नेता जीतेंगे नहीं, नाम कह होगा कि हमने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया। फैक्टर तो दोनों है। नहीं, वो फैक्टर है, मगर जब एक शख्स हिंदू क्षेत्र से जीत के आएगा तो उनका अलग इंप्रेशन जाएगा। ये थे हमारे साथ बाबर। वैसे हम आपको बता दें कि हमारा वीडियो एकेडमिक शूट चल रहा है। बाबर ने बिहार की सियासत पर अपनी समझ रखी और बिहार के क्या इश्यूज हैं उस पर अपनी बात पूरी की। वैसे आपको बता दें कि बिहार में 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता किन मुद्दों पे वोट करती है और 14 तारीख को बिहार की गद्दी किसको सौंपती है। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त, देखते रहिए आप MCJ मानव। शुक्रिया।